अगर इस साल आप लोग चाहते हैं बच्चों क्लास 10th में 95 प्लस लाना, तो उसके लिए सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट, सबसे जरूरी जो आपकी इस रिएक्शन के लिए जो कैटलिस्ट चाहिए, वो आप लोगों के लिए हम लोग लेकर के आए हैं बच्चों। आप लोगों को डेफिनेटली 110% अगर आप लोगों ने ये चीज कर ली जो हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं बच्चों, तो आप लोग डेफिनेटली अपने बोर्ड में जो आपने सोचा था उससे भी नेक्स्ट लेवल पर जाकर के कर पाएंगे। और वो क्या है बच्चों आप लोगों के लिए? वो है द वन एंड ओनली प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस बच्चों। प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन आप लोगों को हम लोग दे रहे हैं हमारी केल्विन लाइव ऐप में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों। पिछले 10 साल यानी कि 2011 से लेकर के 2020 तक के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे आप लोगों को मिल रहे हैं। लेकिन अभी तक बच्चों वीडियो को बंद मत करना, कहीं आप जल्दी से जाकर के PYQ ओपन करने लग जाओ कि कहां पर है मैं देखूं। पहले मेरी बात सुनो, क्या है एक्चुअल में इसमें बच्चों आप लोगों को मैथ्स और साइंस के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व्ड, फुल्ली सॉल्व्ड HD वीडियोस, पूरा का पूरा वीडियो पैकेज है। लेकिन कैच ये नहीं है। कैच क्या है? बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर आप लोग जाकर के देख सकते हैं कि PYQ यहां चल रहा है वहां चल रहा है, लेकिन ये अल्टीमेट है। व्हाई दिस इज सो अल्टीमेट? व्हाई? बिकॉज क्योंकि हम लोग यहां पर आप लोगों को बच्चों चैप्टर वाइज वीडियोस देंगे। इवन दिस इज नॉट द कैच, चैप्टर वाइज तो हर जगह मिल जाएंगे सर, दिस इज द कैच। आप लोगों को हम लोग टॉपिक वाइज वीडियोस देंगे। मतलब मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को अगर आप लोगों ने ओपन किया तो मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइन के ऊपर 3 वीडियोस, यानी कि 1 मार्क की वीडियो अलग मिलेगी, 2 मार्क की वीडियो अलग मिलेगी, 3 मार्क की वीडियो अलग मिलेगी। ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हम लोगों ने मार्क वाइज वीडियोस बनाई है, जिससे आप लोग अगर 1 मार्क की तैयारी करना चाहते हैं तो 1 मार्क की तैयारी कर पाएंगे, 2 मार्क की तैयारी करना चाहते हैं 2 मार्क की तैयारी कर पाएंगे, सेग्रीगेट करके। इवन आप लोगों को मैं इस तरीके से ही बता देता हूं कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइंस में आप 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क्स इस तरीके से हर एक वीडियो को अलग अलग करके देख सकते हैं, ताकि आपको पता चल पाए 1 मार्क में किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, 2 मार्क में किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे और किस तरीके के सवाल पिछले 10 सालों में पूछे आ रहे हैं। सो बच्चों ये हम लोगों का आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज था। मैं चाहूंगा कि अगर आप लोगों को सरप्राइज अच्छा लगा, डेफिनेटली अपने 2 दोस्तों के साथ जरूर से इसे शेयर करिएगा, बताइएगा कि केल्विन लाइव ऐप पर ये सारी की सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। अब आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं और जिस पर्पस से आप लोगों ने इस वीडियो को ओपन किया था वो टॉपिक भी पढ़ लीजिए। और ये जो आपका लिए एक हमारी तरफ से प्यारा सा गिफ्ट था, इसे आप खुद भी यूज करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें। ये हमारी एक तरीके से रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जरूर से अपने सिर्फ 2 दोस्तों के साथ अगर जरूर से शेयर कर पाए तो करें बच्चों। चलिए अब बात करते हैं वीडियो के बारे में। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका। मैं हूं विनीत और आपके सामने हाजिर हूं मैं लेकर नेशनलिज्म इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अरिहंत की बुक मार्केट में आ चुकी है और उसके अंदर है बहुत सारे, न जाने कितने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट क्लास हमने उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटे हैं और वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे। इसलिए ये है क्लास क्या, एग्जाम वाले क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम वाले क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सामने। तो चलिए क्लास एक एक चीज को समझना शुरू करते हैं, ठीक है, और जानेंगे कि कोई क्वेश्चन जो आता है उसकी डिमांड क्या होती है मार्केट में, या फिर वो जो क्वेश्चन है वो कितनी वैल्यू रखता है क्लास। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं हम आज का सेशन। चलिए क्लास, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है क्या, सत्याग्रह के ऊपर। बेटा सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना, यानी जब आप सत्य के लिए आग्रह करते हो बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी मारकाट के। बेटा ये गांधी जी का सबसे बड़ा वेपन था, वेपन हथियार ये वैसा हथियार था जिसके अंदर बड़ी शांति बनी रही, ठीक है, बड़े ही प्यार मोहब्बत से उन्होंने सारी चीजें हासिल करी, ठीक है बेटा। तो चलिए क्लास, क्या है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ सत्याग्रह फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सत्याग्रह का रियल मीनिंग समझना है इन दिए हुए ऑप्शंस के साथ। चलिए ऑप्शंस क्या है, सत्याग्रह मींस यूज ऑफ फिजिकल फोर्स इन्फ्लिक्ट पेन। देखो बेटा क्या सत्याग्रह का मतलब है फिजिकल फोर्स। मैंने कहा नहीं बेटा, प्यार मोहब्बत करना है तो बेटा फोर्स क्यों करोगे आप किसी को, आप क्यों थप्पड़ मारोगे भाई। ऑप्शन गलत हो जाता है, दूसरा समझते हैं। सत्याग्रह इज अ नॉन वायलेंस, अहिंसा है, नॉन वायलेंस है। बट क्लास समझो, ऑप्शन पूरा पढ़ना पड़ता है, ऑप्शन पूरा पढ़ना पड़ता है। क्यों? देखो, नॉन वायलेंट मेथड बट ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द ऑपरेशन विच डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन, जो पेन नहीं देता बेटा। चलिए नेक्स्ट है, सत्याग्रह मींस पैसिव रेजिस्टेंस एंड इट इज कंसीडर्ड एज अ वेपन ऑफ वीक। ये कमजोरों का वेपन माना गया। नहीं बेटा, सत्याग्रह कमजोरों का वेपन नहीं माना गया, इट इज नॉट अ वेपन ऑफ वीक। नेक्स्ट है, सत्याग्रह मींस टू सर्च फॉर ट्रूथ एंड यूज फिजिकल फोर्स।
सत्य की खोज करना लेकिन फिजिकल फोर्स यूज करना नहीं नहीं नहीं। फिजिकल फोर्स हमें यूज नहीं करनी भाई। हम आराम से बैठेंगे, प्यार से बैठेंगे और प्यार मोहब्बत से काम करेंगे। प्यार मोहब्बत मतलब अपनी बात कहनी है तो हाथों को छोड़ना क्या, ठीक है। मतलब जो काम प्यार से होता है उसके लिए मुड़ी टेढ़ी क्यों करनी। तो चलिए क्लास, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आइए क्लास जानते हैं कि ये क्यों करेक्ट है। सत्याग्रह इज अ नॉन वायलेंट मेथड। नॉन वायलेंट मेथड है, पहले भी बताया। फाइटिंग अगेंस्ट द ऑपरेशन व्हिच डज नॉट इन्फिक्ट पेन, जिसके अंदर पेन नहीं होता, मतलब लड़ाइयां नहीं होती। गांधी जी का जो सत्याग्रह का जो आइडिया था, वो बेसिक आइडिया क्या था कि आप आराम से शांति से बैठे, आप खुद को पेन ले। खुद को पेन का मतलब है यहाँ पर आप मौन व्रत धारण करें, ठीक है, आप व्रत रखें, ठीक है, फास्ट रखें, ताकि सामने वाले को पीड़ा, जो आपके जो दिल में दर्द है, वो सामने वाले के दिल में भी दर्द उत्पन्न। ये था सत्याग्रह। इज अ नॉवल मेथड ऑफ मास एगिटेशन व्हिच स्ट्रेस द प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ, टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस एंड पीसफुल प्रोटेस्ट। ये पीसफुल प्रोटेस्ट था, ये फिर पीसफुल प्रोटेस्ट है। जहां जहां नॉन वायलेंस आई, जहां जहां वायलेंस आई, जहां जहां नॉन वायलेंस आई, वहां वहां सत्याग्रह आया, और जहां जहां वायलेंस आई वहां वहां सत्याग्रह हटता चला गया क्लास। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड जनरल डायर ऑर्डर टू ओपन फायर ऑन अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन एट जलियांवाला बाग। जैसा कि हम जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 के अराउंड, ठीक है। जलियांवाला बाग के अंदर लोग बैसाखी का मेला चल रहा था, ठीक है। जनरल डायर आता है, जनरल डायर ऑर्डर दे देता है कि सबको शूट कर दो। मास्क के अंदर शूटिंग स्टार्ट होती है। न जाने कितने लोग उसके अंदर शहीद हुए, मैं शहीद वर्ड यूज करता हूँ बेसिकली। न जाने कितने ही हमारे लोग शहीद हुए, कितने बच्चे, औरतें, महिलाएं, बुजुर्ग, कितनों को गोली लगी। लोग जान बचाने के लिए कुएं तक में कूद गए थे, ठीक है। अब उसने गोली चलवाई, मेन है फायर का ऑर्डर दिया क्यों था। बेटा फायर का ऑर्डर जब जनरल डायर ने दिया था, वो था डर बनाना है, डर, ताकि लोगों में डर रहे, ताकि लोगों में डर रहे, वो आगे चलकर उनके खिलाफ, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके खिलाफ कोई बात ना कर। करेक्ट ऑप्शन ढूंढना। He ordered the open fire because he noticed a sudden unrest in the crowd। भाई मेला चल रहा था, वहां पे तो आराम से लोग बैठे हुए थे, और जो कह सकते हो आप एक माहौल चल रहा था, पर भाषणबाजी हो रही थी, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। हाँ, गोली चलने के बाद बिल्कुल भगदड़ मची थी, ये है पॉइंट। बिकॉज हिज ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट। मोरल इफेक्ट डालना है जो आपको अंदर से झंझोर के रख दे, ठीक है, उसका दैट कैन क्रिएट फियर इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज। जो आराम से बैठे हुए, जो नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं, जो प्यार से बैठे, जो अहिंसा की बात कर रहे हैं, उनके मन में खौफ पैदा कर दे, उनके मन में खौफ पैदा कर दिया जाए कि भैया वो आगे से ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी ना बोल पाए। बेटा चलिए, बिकॉज ही वॉन्टेड टू सप्रेस द वॉइस ऑफ द क्राउड। वो क्राउड की वॉइस को सप्रेस करना चाहता था, तो भाई गोली चलाने की क्या आवश्यकता थी उसके अंदर। चलिए क्लास, अब इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, जो ऑप्शन नंबर है बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। चलिए अब इसको थोड़ा जान लेते हैं। जनरल डायर ऑर्डर टू ओपन फायर बिकॉज हिज ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट दैट कैन क्रिएट फियर इन द माइंड्स ऑफ द सत्याग्रहीज। जो वहां पर जो लोग बैठे हुए थे, एडिकेशन, आप कह सकते हो बैसाखी के मेले में गए थे, और वहां पे गांधी जी भी जा रहे थे। मैं स्टोरी है, ये स्टोरी क्या है, रियल इंसिडेंट है। गांधी जी भी जा रहे थे, बट उनको हरियाणा की साइड ही, पानीपत की साइड, आई थिंक पानीपत के साइड ही उन्हें रोक लिया गया था और उनको अरेस्ट कर लिया गया था क्लास, ठीक है। ये कुछ ऐसा था पाक, ये कुछ पाक इस तरीके से था बेटा, ठीक है। ये जो पाक था वो कुछ इस प्रकार था। यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता था जाने का, अगर आप जाओगे तो आज आप भी देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से पार्क था, ठीक है। यहीं पे जनरल डायर की जो सेना थी वो खड़ी थी, और यहाँ पर मास क्राउड था, यहाँ पर मास क्राउड था, और यहीं से शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी बेटा। इसलिए बहुत लोग मरे, क्योंकि कोई मतलब जिसका कहना शहीद हुए, बिकॉज कहीं जाने का रास्ता नहीं था, और जो मेन गेट था वहीं पर जनरल डायर खड़ा था। उसका मेन मकसद था कि जितने भी लोग वहां पर हैं उनके मन में खौफ पैदा हो जाए, उनके मन में खौफ पैदा हो जाए। क्लास क्लियर। चलिए अब चलते हैं आगे की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग वर द प्रोमिनेंट लीडर्स ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट से भी क्वेश्चन आना कंपलसरी बन जाता है, क्यों? खिलाफत मूवमेंट था जब तुर्की
को अलग कर दिया गया था। ऑटोमन जो एम्पायर था वहां पे जो खलीफा थे, जो मुस्लिम धर्मगुरु के जो हेड होते हैं, उनको हटा दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। तो उसके खिलाफ उनके खिलाफ कि भाई आपने क्यों हटाया हमारे खलीफा को, उनके लिए दो बंधु थे अली ब्रदर्स, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था कि भाई हमारा जो ऑटोमन एम्पायर के अंदर जो खलीफा है, जो कैलिफ है, ठीक है, खलीफा जिसे कहते हैं, उनको रीस्टैब्लिश किया जाए, उनको उनकी गद्दी दोबारा दे दी जाए बेटा। क्लियर? यानी मैंने क्या कहा, ऑटोमन एम्पायर जिसको आप तुर्की एम्पायर भी कह सकते हो, ऑटोमन एम्पायर से जो खलीफा थे, जो मुस्लिम धर्मगुरु के हेड थे, उनको हटा दिया गया था और उनके रीस्टैब्लिशमेंट के लिए ही खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया था इंडिया के अंदर। दो भाई थे अली बंधु, क्या नाम था उनका, अली ब्रदर्स कहते हैं उन्हें। अब अली तो देखो बेटा, अली 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 अली, अब भैया इसके अंदर कौन से वाले अली थे? दो भाई थे अली ब्रदर्स जिन्हें कहा जाता है मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना एंड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी नहीं थे, तो ये ऑप्शन यहीं पे खत्म हो जाता है बेटा, हमारे पास यहीं पे ऑप्शन खत्म हो जाता है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एंड शौकत अली। शौकत अली तो थे लेकिन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद नहीं थे बेटा। मोहम्मद अली जिन्ना एंड शौकत अली। अब देखो दो ऑप्शन है आपके पास, मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली। सेकंड ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना एंड शौकत अली। बेटा मोहम्मद अली जिन्ना थे पाकिस्तान की मांग करने वाले व्यक्ति, जिन्होंने पाकिस्तान की मांग करी थी, डिमांड ऑफ पाकिस्तान अली मोहम्मद जिन्ना जी ने करी थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। जो अली ब्रदर्स थे वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये जो अली बंधु थे, अली ब्रदर्स थे, इन दोनों ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था। चलिए इसका हम जानते हैं एक्सप्लेनेशन जो छोटा सा है। मौलाना मोहम्मद अली एंड शौकत अली वर द प्रोमिनेंट लीडर्स ड्यूरिंग खिलाफत मूवमेंट। ये जो अली बंधु थे यही इस जिससे आप कह सकते हो मूवमेंट के प्रोमिनेंट लीडर्स बने, यानी हेड बने, और इन्होंने ही ये जो लीडरशिप है या फिर ये जो मूवमेंट है ये काफी आगे तक चलाया बेटा। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अनाउंस द वेग ऑफर ऑफ डोमिनेंट स्टेटस फॉर इंडिया इन 1929। भैया किसने वेग डोमिनेंट स्टेटस, ठीक है, डोमिनेंट स्टेटस की मांग करी थी? डोमिनेंट स्टेटस की मांग पहले भी उठी थी 1929 में, जब डोमिनेंट स्टेटस की मांग उठी, ठीक है बेटा, तो उसके अंदर क्या बात हुई, वो क्लियर नहीं था कि आप हमें डोमिनेंसी यानी आप आपको स्वायत्तता किस प्रकार से देंगे। ये जब डोमिनेंट स्टेटस आया, जिसने दिया था, मैं अभी बताऊंगा इसके अंदर कि कौन था वो, ठीक है, बट क्लियर नहीं था वो जो ड्राफ्ट कमेटी ड्राफ्ट हुआ, जो पार्ट आपका ड्राफ्ट हुआ जिसके अंदर ये लिखा था कि इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस मिलेगा, इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस मिलेगा, ठीक है, 1929 के अंदर, बट उसके अंदर वो क्लियरिटी नहीं थी कि कैसे मिलेगा और क्या क्या चीजें हमें मिलेगी। डोमिनेंट स्टेट मतलब स्वायत्तता दी जाएगी, यानी आजादी दी जाएगी, लेकिन कैसे दी जाएगी ये नहीं बताया गया, और इसी कंफ्यूजन के अंदर इसको लाया नहीं गया था। बट इसके अंदर पूछा है किसने अनाउंस किया था, किसने ऑफर दिया था, ये थे हमारे लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन से जुड़ी हुई एक चीज और है, गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था। क्या था हमारे पास? गांधी इरविन पैक्ट भी था, गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं इसे। इसके अंदर 11 मांगे रखी गई थी, 11 डिमांड्स थी। अब आपको एक चीज और स्टोरी बता देता हूँ यहाँ पर, छोटी सी है। अब भगत सिंह जी की जब फांसी हुई थी तो उनकी फांसी रोकने के लिए भी इसके अंदर एक डिमांड रखी गई थी, मतलब अलग रखी गई थी, थोड़ी छोटी सी डिमांड है। तो गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था। 3 गोल में सम्मिलित 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी इसी के लिए हुई थी, बट वो ज्यादा विफल रही क्योंकि किसी भी पार्टी ने उसके अंदर, जो आप कह सकते हो, बढ़ चढ़कर भाग नहीं लिया। इसके अलावा एक चीज और है, गांधी जी को विंस्टन चर्चिल ने कहा था अधनंगा फकीर, ठीक है, हाफ नेक्ड बैगर कहा था विंस्टन चर्चिल ने किसको? गांधी जी को, क्योंकि गांधी जी आप जानते हैं कि धोती पहनते थे और ऊपर एक शॉल सी होती थी, इसलिए उनको हाफ नेक्ड बैगर कहा गया था। क्लास क्लियर? चलिए इसका आंसर जो है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं, इन अक्टूबर 1929 को वार्सोलाय लॉर्ड इरविन अनाउंस द वेग ऑफर ऑफ डोमिनेंट स्टेटस फॉर इंडिया एंड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल में सम्मेलन डिस्कस की भैया इस फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा इंडिया का। आपको बता दो 1929 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हुए, मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन वही लिए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद। मतलब ये है यहाँ पर बेटा 1929 के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई वहां पर, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की है, लॉर्ड वॉर्सराय ने की, लॉर्ड इरविन ने करी थी, वॉर्सराय ने करी थी, वो कानून सारे लागू नहीं हुए थे इंडिया। वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज थे वो सारे इंप्लीमेंट नहीं हुए थे। लेकिन जब हमने अपना बनाया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन मेड किया, कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने अपना बनाया, तो मैक्सिमम जो बेस था वो 1929 से ही लिया गया था बेटा। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, आपकी बुक में नहीं दे रखी, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लास क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चूज द इनकरेक्टली मैच पेयर फ्रॉम द गिवन। इनकरेक्ट मैच पता करना है। सॉल्ट मार्च के बारे में दे रखा है कि सॉल्ट मार्च नागपुर से स्टार्ट हुई थी। नहीं सर, सॉल्ट मार्च जो स्टार्ट हुई थी वो आई थिंक साबरमती और दांडी के बीच हुई थी। साबरमती आश्रम से दांडी तक गई थी 24 दिन के अंदर। अब्दुल गफ्फार खान वाज अरेस्टेड इन अप्रैल 30। चलिए, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मार्च 1931। मार्च 1931 के अंदर उसको वापस ले लिया गया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉस्ट इट्स मोमेंटम 1934 तक इसने अपना मोमेंटम बिल्कुल ही खो दिया था, यानी खत्म कर दिया था। चलिए क्लास, अगर आपको पता हो कि जो सॉल्ट मार्च था बेटा, जो सॉल्ट मार्च था वो नागपुर से नहीं स्टार्ट हुआ था। वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? साबरमती से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? साबरमती से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, साबरमती से कहाँ गया था? दांडी गया था, दांडी तक गया था बेटा, दांडी तक गया था। दांडी तक जानने का इसका मकसद क्या था? क्योंकि सॉल्ट लॉ था जिसके अंदर मोनोपोली चल रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ब्रिटिश ने कहा था कि जो भी अब नमक बनाएंगे वो हम बनाएंगे, बेचेंगे भी हम, आप नमक नहीं बना सकते। ये लॉ बन गया था। इस लॉ को तोड़ने के लिए गवर्नमेंट ने, या फिर आप कह सकते हो महात्मा गांधी जी ने, पद यात्रा चालू करी। कहाँ से? साबरमती आश्रम जो गुजरात में, वहां से लेकर दांडी तक। क्लास क्लियर? तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। तो और इसमें हमसे पूछा गया था, इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा था। ये बात बिल्कुल सही है, तो ये गलत है, तो यही इसका ऑप्शन होगा। यानी अब्दुल गफ्फार खान 1930 में अरेस्ट हुए थे। ठीक है, गांधी जी ने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है गांधी इरविन पैक्ट के बाद, उसको वापस मंगा लिया था, मतलब कॉल कर दिया, और धीरे धीरे इसने अपना मोमेंटम भी खो दिया था 1934 तक आते आते, जितना ये पहले चल रहा था। क्लास क्लियर? अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महात्मा गांधी स्टार्टेड द सॉल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था, ना ही नागपुर से। कब स्टार्ट किया था बेटा? 12 मार्च को स्टार्ट किया था 1930 फॉर दांडी द कोस्टल टाउन ऑफ गुजरात। 1930 तक कहाँ तक? दांडी तक गए थे। कहाँ तक गए थे? दांडी तक गए थे, दांडी तक गए थे बेटा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, अब मैचिंग आ चुकी है। मैचिंग के लिए आपको पहचानना है, मैचिंग की सबसे बड़ी खास बात मैंने बता रखी है। मैचिंग करने से पहले बेटा आप उस ऑप्शन की तरफ जाएं जो आपको याद है या फिर जो आपको पता हो। बहुत बार क्या होता है ऐसी मैचिंग्स के अंदर, एक ही क्वेश्चन से या फिर एक ही आपके ऑप्शन से पूरा आंसर बन जाता है, आपको बाकी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और मैक्सिमम अगर देखोगे तो 2 देखोगे बस। बहुत बार ऐसा होता है, वो बहुत रेयर ऑफ द रेयर्स केसेस हैं कि आपको चारों के चारों ऑप्शन सर्च करने पड़े। चलिए क्लास, इसको देखते हैं कैसे है बेटा। 26 जनवरी 1930। ठीक है, अब आपको 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी से आपको याद आएगा कुछ तो है सर, रिपब्लिक डे। ठीक है, रिपब्लिक डे याद आता है। अच्छा सर, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ही क्यों होता है? बेटा 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और ये कहा गया था कि भारत पूर्ण स्वराज की घोषणा करता है। मतलब इससे पहले अगर हम बात करें 1930 26 जैन से पहले क्या बात थी इंडिया के अंदर जो भी हमारे नेता थे वो ये कहते थे कि आप हमको राज तो दे दो, आप हमें इंडिया दे दो, बट राज आपकी महारानी ही करेगी। मतलब आप अपना राज चलाओ, आप कॉन्स्टिट्यूशन देखो, लेकिन हम भारत पे रहेंगे। लेकिन 1930 तक आने आते हमने पूर्ण स्वराज की मांग करती, नहीं हमें ना आपका कानून चाहिए ना आप चाहिए, आप सब बाहर निकलो, हम चलाएंगे अपना देश। रावी नदी के तट पे पहली बार तिरंगा फहराया गया था। ठीक है, और तभी से उस दिन की याद बनाने के लिए, याद मतलब उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अपने इतिहास के अंदर सजो कर रखने के लिए हमने उसको रिपब्लिक डे बना दिया। वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे। वुड बी कि भाई 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो उसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाएंगे। तो बेटा 26 जनवरी से 4 जुड़ गया। आप देखो क्लास, मैंने कहा एक ऑप्शन से सारे ऑप्शन निकल सकते हैं, निकालने को तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, ए का 4 है, ए का 4 इसमें है, नहीं है सर काट दो। ए का 4 इसमें है, नहीं है सर काट दो। क्या ए का 4 इसमें है, नहीं है सर काट दो। ए का 4 तो सर इसमें है 4, ए का 4
तो सर ये तो सही है, लेकिन सर अगर बहुत बार ऐसा होता कि यहाँ पर भी 4 होता है या फिर ऑप्शंस के अंदर 4 होता तो क्या करते? तो बेटा ऑप्शन आगे देखते हैं, चलिए क्लास। अब हमारे पास 31 जनवरी 1930, 31 जनवरी 1930 11 डिमांड्स सेंट टू वायसरॉय इरविन बाय गांधी जी, ठीक है, या फिर गांधी इरविन पैक्ट, इनिशिएशन ऑफ सॉल्ट मार्च। अभी हम सॉल्ट मार्च के बारे में पढ़ के आए हैं, वो तो सर कब हुई थी हमारी सॉल्ट मार्च थी, वो हुई थी 12 मार्च को, वो हुई थी 12 मार्च को। तो 12 मार्च से तो क्या हो गया, सी का 2 हो गया। अब देखो सर सी का 2 यहाँ पर भी है, सी का 2 यहाँ पर भी है, ठीक है, क्लास क्लियर। अब देखो सी का 2 है और हमने ए का 4 पता कर लिया, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। 31 जनवरी 1930 को क्या हुआ था, 11 डिमांड सेंट टू वायसरॉय इरविन बाय गांधी जी। गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग, जो आपको बताया था 11 डिमांड्स भेजी थी किसको, लॉर्ड इरविन को, लॉर्ड इरविन को। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, बी का आ जाता है थर्ड। और 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। क्या हुआ था बेटा, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था बेटा। क्या हुआ था बेटा, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था बेटा। चलिए ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 को, क्लास क्लियर। तो ये रहा आपका, ठीक है, 5 मार्च को क्या हुआ, गांधी इरविन पैक्ट हुआ। 26 जनवरी को ये हुआ, ठीक है। इसका ऑप्शन ये रहा, इसका ऑप्शन ये रहा, क्लास क्लियर। चलिए बहुत आसान से क्वेश्चन थे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वो टॉपिक्स हैं जिससे बेटा हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं और आपको देखने के जरूर मिलेंगे, ठीक है, ये तो आप देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब असर्शन और रीजन आ गए, जिसके बारे में आप जानते हैं कि इसने बड़ा दुख दिया है, ठीक है, बड़ा दुख दीनू असर्शन रीजन। तो असर्शन रीजन के कोड हमारे पास है, A both A and true, R is correct explanation of A. B both A and R are true, but R is not correct explanation of A. A is true, R is false, A is false, R is true. ये सीधी बात वैसे ही है कि मैंने आपसे कहा आपने खाना खाया क्योंकि आपको भूख लग रही थी, आपने कहा सही है सर, भूख लग रही थी इसलिए तो खाना खाया। मैंने कहा आपने खाना खाया क्योंकि आप घूमने गए थे, ये सर ये बात तो बनी नहीं, लेकिन आप घूमने गए थे तो खाना तो खाया था, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन ये तो नहीं है। मैंने कहा आपने खाना खाया है, आपने कहा हाँ सर खाया है क्योंकि आप सो रहे थे, हैं, ये तो गलत बात है सर, रीज़न गलत है, ठीक है। मैंने कहा आपने खाना नहीं खाया, ठीक है, क्योंकि आपको भूख लग रही थी, आपने कहा सर भूख तो लग रही थी लेकिन हमने खाना खाया है। यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन होगी और ये कोड्स थे, ऐसे ऐसे याद करने का थोड़ा इजी रहता है, ठीक है। चलिए क्लास पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। असर्शन क्या था, इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट मैंने आपको क्या बताया, गांधी जी के जो जितने भी सत्याग्रह थे उनका एक ही मोटो था या एक ही मोटिव था, एक ही आप कह सकते हो बैकबोन थी, क्या रही वो, नॉन वायलेंस। क्या थी बेटा, नॉन वायलेंस। वो थी हमारे पास नॉन वायलेंस, वो थी हमारे पास नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस यानी आपको वायलेंस नहीं करना, अहिंसा। अहिंसा की बात करें ना हम, अहिंसा की बात कीजिए सर, अहिंसा की बात कीजिए आप, अहिंसा की बात कीजिए, यानी बिना हिंसा के हम काम करेंगे। चलिए सर अब क्या हुआ, जैसे ही नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है इसके एंडिंग के तक आते हैं ये हिंसक हो जाते हैं, वायलेंट हो जाता है। चोरा चोरी एक जगह है, कौन सी, चोरी चोरा, चोरी चोरा है, चोरी चोरा है, चोरी चोरा चोरी, ठीक है, चोरा चोरी, चोरी चोरा, ठीक है, चोरी चोरा या चोरा चोरी रहता है, ठीक है। यहाँ पर जो आंदोलनकारी थे उन्होंने यहाँ के पुलिस स्टेशन के अंदर आग लगा दी थी, ठीक है, मतलब कि सारी फाइलें जल जाएं और उनके खिलाफ कोई सबूत ना बचे। अब ये हिंसा कितना हो गया कि गांधी जी इससे आहत हो गए और गांधी जी ने कहा नहीं, मैंने कहा था जब तक अहिंसा रहेगी ये आंदोलन रहेगा, लेकिन अब इसमें हिंसा आ चुकी है तो इस चीज को आप खत्म कर दो और मैं ये आंदोलन वापस लेता हूँ, ठीक है बेटा। अब देखिए मैंने आपको बता दिया रीजन क्या है इसका, अब रीजन पढ़ते हैं। महात्मा गांधी फेल्ट दैट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट, वायलेंट हो रहा है, मैंने आपको बताया चोरी चोरी इसकी एक मेन घटना है, वायलेंट प्लेसेस एंड सत्याग्रही नीड प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर मास स्ट्रगल, और जो सत्याग्रही है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, मास स्ट्रगल यानी जो भीड़ है उसको काम कैसे करना पड़ता है, बिल्कुल बेटा। चलिए यानी जो असर्शन है वो भी सही है और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाता है हमारे पास ए। क्या हो जाता है बेटा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और इधर देख लेते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है, हमसे एक्सप्लेनेशन क्या रही है बेटा,
फरवरी 1922 में महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बिकॉज ही फेल्ट दैट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेसेस लाइक चोरी चोरा जैसी जगहों पे ये वायलेंट हो चुका है, क्योंकि वहां पर आप जानते हैं क्या बोला मैंने, वहां के पुलिस स्टेशन के अंदर आग लगा दी गई थी, ठीक है, और वहां पे न जाने कितने ही पुलिस वाले जल के मर गए थे, ठीक है, डेथ हो गई थी उनकी, वो शहीद भी हो सकते हैं। एंड द सत्याग्रहीज हैड प्रॉपर ट्रेनिंग, जो सत्याग्रहीज हैं उनको ट्रेनिंग की जरूरत है कि आंदोलन कैसे किया जाता है, कैसे अपने आप को शांत रखा जाता है, ठीक है। Hence the assertion and reason and statement justify each other, और इस वजह से ये दोनों आपस में एक दूसरे को जस्टिफाई करते हैं बेटा। चलिए क्लास, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है assertion क्या कह रहा है? Some leaders within the Congress were tired of the mass struggle and wanted to participate in the election to the Provincial Council set up by the Government of India Act 1999, ठीक है। They felt that election are necessary to establish democracy in India, okay। भैया जो कांग्रेस के अंदर जो लीडर थे वो टायर्ड ऑफ द मास स्ट्रगल एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन, वो मास स्ट्रगल से ना दुखी हो गए थे। उन्होंने कहा कि भाई आप इलेक्शन लड़ जाए। 1990 के अंदर हमारे वहाँ पे प्रोविंशियल इलेक्शंस आए कि भैया आप प्रोविंशियल इलेक्शन लड़ेंगे, आप क्या कहते हैं क्षेत्रीय चुनाव लड़ेंगे। तो उसके अंदर हमारे यहाँ के जो कांग्रेस के लीडर्स वो कह रहे हैं कि नहीं भाई हम भी चुनाव लड़ेंगे, हमें भी चुनाव लड़ना। The election to the Provincial Council set up by the Government of India Act 1990 में जो इंडियन एक्ट आया था, इंडियन एक्ट ऑफ 1919, एक था इंडियन एक्ट ऑफ 1929, ठीक है। इसके अंदर प्रोविंशियल इलेक्शन की बात करी गई, ठीक है, वो लड़ना चाहते थे, बात सही। They felt that election are necessary to establish democracy। बेटा लोकतंत्र कैसे स्टैब्लिश कर लोगे जब तक आपके ऊपर रानी, हमारे ऊपर उस वक्त रानी का यानी क्वीन का या फिर क्राउन का कह सकते हो क्राउन राज था, या फिर आप कह सकते हो क्राउन रूल था उस वक्त। तो बेटा क्राउन रूल के ऊपर राजा है, राजा ने इलेक्शन करा दिया, इसका मतलब ये था डेमोक्रेसी हो गई। इसका मतलब ये था अगर अंग्रेजों को सुनाना है और अपने लोगों के लिए भला करना है तो उनके बीच जाना पड़ेगा, उनका हमें नेता बनना। क्लियर? चलिए, तो भैया इसका जो रीजन है वो गलत है, असर्शन हमारा सही हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आया था हमारे पास सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर आता है सी, यानी सी है गलत, मैंने आपको बताया था। चलिए, सम लीडर्स विद कांग्रेस वो टायर्ड ऑफ द मास स्ट्रगल, वो मास स्ट्रगल करके थोड़ा थक गए थे, इसलिए जो पार्टी है वो टूटी भी थी। कांग्रेस पार्टी उस वक्त आईएनसी जो है वो टूटी थी, वो स्प्लिट हुई थी और दो में बटी थी, एक थी गरम दल, एक थी नरम दल। एक थी बेटा गरम दल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर गरम दल, एक थी नरम दल। और गरम दल के अंदर 3 नेता थे, लाल बाल पाल, ठीक है, वैसे पॉल थे ये, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, विपिन चंद्र पॉल और लाला लाजपत राय। सॉरी क्लास, मेरे से गलती थी, लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं थे, लाला लाजपत राय, ठीक है। और ये थे विपिन चंद्र पॉल। ये 3 नेता थे जो कहते थे कि भाई प्यार से मोहब्बत से बात नहीं की, मारो, अंग्रेज पिटके मारे। अरे बात सही हुई थी कहीं ना कहीं तक, अंग्रेज पिटके ही मारे, ठीक है। बट ये 3 नेता थे जो गरम दल के नेता थे हमारे, लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पॉल। बेटा चलिए, अब इसके अंदर और क्या चीज़ है बेटा मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। जो नेता थे उन्होंने इसलिए उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था कि वो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना चाहते थे, उन्होंने इसलिए किया था ताकि वो जो लोग हैं, वो जो नेता हैं, वो लोगों की भलाई कर सके और सरकार से डायरेक्ट संवाद कर सके, ठीक है। इंडिया एक्ट 9 बिकॉज दे फेल्ट दैट इट वाज इंपॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल, कि आप काउंसिल में रहो तब उनकी बुराइयां करो। मतलब अगर आपको कीचड़ साफ करनी तो बेटा कीचड़ में जाना पड़ेगा। अगर आपको ब्रिटिशर्स को ये बताना है कि भैया तुम गलत हो, तो पहले गवर्नमेंट में आओ, जब आप गवर्नमेंट में आओगे तभी आप उनको गलत या सही सिद्ध कर पाओगे, ठीक है। Hence the given statement A is true है, but statement R is false, लेकिन जो रीजन है वो इसका गलत है। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट assertion रीजन पे। assertion रीजन का when Simon Commission arrived in India, it was greeted with the slogan Simon go back। सही बात है, जब साइमन कमीशन भारत आए
साइमन कमीशन जो कमेटी जब भारत आई तो उसका जो स्वागत था वो ये कह के किया गया था कि साइमन कमीशन भारत छोड़ो, साइमन कमीशन गो बैक। अब मैंने एक व्यक्ति का नाम लिया था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी लाहौर की साइड, ठीक है, आंदोलन कर रहे थे कि भाई इसको वापस भेजो, ठीक है, किसको, साइमन कमीशन को वापस भेजा है। वहीं पर लाठीचार्ज होती है, भीड़ पर लाठीचार्ज कराई जाती है और लाला लाजपत राय जी की वहीं पर डेथ हो जाती है, लाठी लगने से उनके सर पे लाठी लगती है और कहा जाता है कि अब ये अंग्रेजों की ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। लाला लाजपत राय जी के ऊपर जितनी लाठियां बजी हैं वो एक एक करके अंग्रेजों की ताबूत के कील के समान होगी। क्लियर, ये बात कही गई थी क्योंकि लाला लाजपत राय जी का उस वक्त जो साथ था या फिर उस मास्टर के अंदर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ठीक है, ये सब दे रहे थे। चलिए, इसको वापस इसलिए नहीं भेजा जा रहा था कि साइमन कमीशन इसके हेड, इसको वापस इसलिए भेजा जा रहा था कि इसके अंदर सारे के सारे अंग्रेज थे, सारे के सारे कौन थे, अंग्रेज थे। दे ऑल आर ब्रिटिशर्स। ये कमीशन आया क्यों था? इसका काम था जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, जो कानून लेके आए थे ये, ठीक है, मार्शल लॉ, ये सब जो लागू हुआ था, इन सब की पैरवी करने या फिर ये कितना सही था कितना गलत था, जो चोरा चोरी कांड हुआ है, जो चोरा चोरी हत्याकांड हुआ वो कितना सही था। और बेसिकली क्या था कि भाई आपने रिपोर्ट देनी है कि अभी तक ये जो सारी घटनाएं क्यों। आप सोच के देखो बेटा, आपके ऊपर अत्याचार हुआ है और दूसरा व्यक्ति आके आपको बताएगा कि आप पे कितना अत्याचार हुआ है, आपको क्या लगता है वो सही बताएगा? वो कभी भी सही नहीं बताएगा। क्यों? वो कहीं ना कहीं अपना पर्सपेक्टिव जोड़ेगा और यहाँ पर भी वही हुआ। रीजन क्या था इसका, इसको क्यों ऐसे ग्रेड किया गया था? साइमन कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर जॉन साइमन, क्योंकि जॉन साइमन के अंडर था। हाँ सर, जॉन साइमन के हेड थे, लेकिन ये बात ये नहीं थी कि जस्ट सर जॉन साइमन के हेड है। बात ये थी कि इसके अंदर एक भी इंडियन नहीं था और जिसकी आप बात करने आ रहे हो, यानी जिस देश के अंदर और जिन लोगों के ऊपर आप ये रिसर्च करने आ रहे हो, ये जानने आ रहे हो कि उनको कितना दुख दिया हमारे मार्शल लॉ ने या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर क्या हुआ, चोरा चोरी हत्याकांड क्या हुआ, उसके लिए आपको इंडियंस तो रखने पड़ेंगे ना, तभी तो आप कह सकते हो एक बैलेंस बना रहेगा। चलिए, यानी असर्शन सही है, रीजन गलत है। ऑप्शन बी, द साइमन कमीशन वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन साइमन गो बैक, बात सही है, बिकॉज इट डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, क्योंकि उसके अंदर सिंगल इंडियन मेंबर भी नहीं था बेटा, उसमें सिंगल इंडियन मेंबर भी नहीं था बेटा, ठीक है। इट इज ट्रू दैट साइमन कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन इसके हेड थे, ये बात सही है। इट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। एक्सप्लेनेशन कब करेक्ट होती है? जब यहाँ पर लिखता सर जॉन साइमन वाज द हेड एंड देयर इज नो सिंगल इंडियन इन दैट, तभी बात सही होती। चलिए अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन 4 पॉइंट्स अबाउट गांधी जी सत्याग्रह। गांधी जी के सत्याग्रह के कोई 4 पॉइंट बताएं, ठीक है। अब देखो क्लास, ये क्वेश्चन 2011 में तो इस लैंग्वेज में आया है, बट चीज देखें बेटा, 2017 में इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी है। और बेटा यही होता है, बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन सेम है, लैंग्वेज चेंज होती रहेगी बार बार। चलिए क्लास समझते हैं, सेकंड जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज क्या है। गांधी जी का जो आइडिया था सत्याग्रह का, एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ, सत्य की पावर यानी सत्य की जो ताकत है उसके ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा वो किस चीज पे बेस्ड है बेटा? सर्च फॉर द ट्रूथ या फिर सत्य की खोज पे आधारित है। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट पे लाइट करते हुए आपको बताना है गांधी जी के सत्याग्रह का कंट्रीब्यूशन क्या था। बेटा गांधी जी का जो सत्याग्रह था उसने न जाने कितने ही काम हमारे आसान कर दिए। आसान का मतलब है उनका सीधा सा अर्थ था भाई अहिंसा से हम सबको जीत सकते हैं, मतलब जो अहिंसा है उससे हम सभी को जीत सकते हैं, हम अपने मन का प्रेम दूसरे के मन में उपजा सकते हैं। चलिए क्लास अब इसका परफेक्ट आंसर देखते हैं कि परफेक्ट आंसर क्या बनता है। चलिए देखिए क्लास, गांधी जी का जो सत्याग्रह का जो आइडिया था वो कुछ इस प्रकार था। इन एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड एंड द सर्च ऑफ द ट्रुथ। भाई इसका मेन फोकस क्या था? सत्य की खोज करना और सत्य पर आधारित रहना, मतलब सत्य को निकाल कर लाना और सत्य के लिए ही लड़ते रहना। चलिए क्लास नेक्स्ट है, इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वर ट्रू, अगर कारण सही है, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस
द फिजिकल फोर्स नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेशन। मतलब अगर आपका कारण सही है और आपकी मेहनत सही है तो भैया कभी भी यू हैव टू नेवर यूज वायलेंस, आपको वायलेंस करने की जरूरत नहीं है। मतलब चिल्लाता वही है जिसके दावे खोखले होते हैं, चिल्लाता वही है जिसके दावे खोखले होते हैं, और जो सच होता है वो शांत रहकर भी अपना काम कर जाता है। ये बात यहां पर कही गई है बेटा। चलिए, विदाउट बीइंग एग्रेसिव द सत्याग्रह कुड विन द बैटल। बिना एग्रेसिव हुए आप प्यार से भी कोई भी युद्ध जीत सकते हैं बेटा, ठीक है। और यही सत्याग्रह का मेन आइडिया था, और इसने बहुत ज्यादा चीजें बदली और अंग्रेजों के मन को भी इसने बदला। बाय सत्याग्रह वन कैन विन द ऑपरेशन ओवन even by appealing to the conscience operation should be made to see the truth। भैया कुछ भी हो रहा है, आपके ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है, तब भी आप डटे रहे, तब भी आप उससे प्यार करें, तब भी आप उससे मतलब एक जिसे आप कह सकते हैं सत्य पर आधारित, सत्य की खोज पर अगर निकल चुके हैं तो आपको डगमगाना नहीं है, बिल्कुल सीधे आप चलते रहें। और जो सामने वाला ऑपरेशन है, जो आपका दबाव यानी दमनकारी जो नीतियां है, जो दमन करने वाला व्यक्ति है, वो भी आपके सत्य को देख के हिल जाए कि शायद कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही कमी है, ये तो व्यक्ति अभी भी अपने सत्य पे अड़ा हुआ है। लास्ट पॉइंट है, बाय सत्याग्रह ट्रुथ वाज बाउंड टू ट्रम्फ। सत्य की हमेशा जीत होती है, सच की हमेशा जीत होती है, सत्याग्रह है अल्टीमेटली। गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। और ये माना गांधी जी ने कि भाई ये जो सत्याग्रह है, ये जो पावर ऑफ ट्रूथ है, ये सभी को एक साथ लेकर आएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति नहीं चाहता कि लड़ाई हो, ये कोई नहीं चाहता कि दोबारा से हम उसी महल में मतलब उसी परिपेक्ष के अंदर आए जिसके अंदर से हम निकले। सब चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें, प्रेम से रहें, और जो अपनी चीजें हैं वो एक दूसरे के साथ बांटें बेटा। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस व्हिच लेड टू जलियांवाला बाग इंसिडेंट, डिस्क्राइब इन द ब्रीफ रिएक्शन ऑफ द पीपल इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट। और कब आया बेटा? 2009 के अंदर आया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझो, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ उसके बारे में ब्रीफ करना है कि वो क्यों हुआ, ठीक है, इंसिडेंट क्यों हुआ, और उसके बाद इमीडिएटली इंसिडेंट क्या थे, रिएक्शन क्या थे लोगों के, रिएक्ट कैसे किया उसके बाद लोगों ने बेटा। आप जानते हैं, ठीक है, कि जो जलियांवाला बाग था वहां पर भीड़ बढ़ गई थी, उस भीड़ को काबू किया था। उसके अलावा जो भीड़ बढ़ गई थी, ये कहा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि भीड़ जो थी वो हमला करने वाली थी, ठीक है, वहां पर वो आगे आ रहे थे इसलिए हमने फायर किया, ठीक है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहना था उस टाइम। लेकिन सब जानते थे कि वहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी, वहां पर लोग आराम से बैठे हुए थे, ठीक है। जो मार्शल लॉ लगा हुआ था उसके खिलाफ बात कर रहे थे, रोलक एक्ट की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? रोलक एक्ट की बात कर रहे थे। रोलक एक्ट जो था वो था ना वकील ना दलील ना अपील। रोलक एक्ट जो था, ठीक है, ना तो अपील, देयर इज नो अपील, अपील नहीं होगी, नो अपील, ठीक है, नो लॉयर, ठीक है, एंड नो वॉइस, और यू कैन से नो वॉइस, या फिर आप कह सकते हो कि कोई भी आप बात नहीं कह सकते। ना अपील ना वकील ना दलील का कानून था, ना अपील ना वकील ना दलील। इससे भी लोगों के अंदर गुस्सा था, ठीक है, गुस्सा तो बहुत चीजों था उस टाइम, ठीक है, और इसी वजह से ये सारी चीजें होने लगी, और इसी वजह से हमारा असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चलिए आप समझते हैं इसका परफेक्ट आंसर क्या है। परफेक्ट आंसर यहां से आता है, रोलक एक्ट सबसे पहले आ गया। रोलक एक्ट जो 1990 में लगा था वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको पास किया था, द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स, कि भैया जो लोग हैं वो यूनाइट होंगे और किसी को भी एक साथ खड़ा नहीं होने देना, जिस पे शक है उसको उठा के जेल में डाल दो। ना तो वो वकील कर सकता, लॉयर नहीं आएगा, वो ना कुछ बोल सकता, ना अपील कर सकता, ना कुछ अपने बारे में कह सकता, उसको जेल में डालो और जेल में काम खत्म। This act gave enormous power to the government to repress political activities, जिसकी वजह से लोगों के अंदर, या फिर आप कह सकते हो लोगों में तो गुस्सा बढ़ गया था, क्योंकि जो गवर्नमेंट, जो सरकार थी, जो सरकारी मुलाजिम थे, उनके पास पता नहीं कितनी पावर आ गई थी और किसी को भी उठा के जेल में डाल रहे थे जिनका उनका मन कर रहा था, ठीक है, विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 years, ठीक है। वो 2 साल तक के लिए किसी को भी जेल में डाल सकते थे बिना किसी ट्रायल के, नहीं बिना किसी भी कोर्ट में ले जाए हुए। कोर्ट में लेके जाते ही नहीं थे, उससे पहले उनको उठाया और जेल में डाल दिया 2 साल तक,
और वहीं पे उस बेचारे की मृत्यु भी हो जाती है। रोलक सत्याग्रह गांधी जी, ठीक है, वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसऑबीडियंस अगेंस्ट रोलक एक्ट, ठीक है, रोलक एक्ट के खिलाफ जो थे, ठीक है, गांधी जी चाहते थे कि भाई इसके खिलाफ हम प्रदर्शन करें। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट सिटीज, रैलीज जो थी वो अलग अलग सिटीज में, अलग अलग शहरों के अंदर ऑर्गेनाइज की गई इसके खिलाफ, रोलक एक्ट के खिलाफ। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक एंड शॉप वर क्लोज, भैया सिटी मतलब जो वर्कर्स है वो चले गए, उन्होंने स्ट्राइक कर दी, ठीक है, काम पे नहीं जा रहे थे लोग, लोगों ने नौकरियां छोड़नी चालू कर दी, इससे सरकार को इम्पैक्ट पड़ा। मार्शल लॉ लागू किया गया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने, अमृतसर पॉपुलर अपसर्ज, यानी मार्शल लॉ था कि भैया कोई भी व्यक्ति एक साथ खड़े नहीं हो सकते, मतलब भीड़ नहीं जुटा सकते और वहां पे रैली नहीं कर सकते। अमृतसर में किया क्योंकि उनको लग रहा था यहाँ पे भीड़ भड़क सकती है, भीड़ भड़क सकती है और भीड़ बहुत इकट्ठी हो रही थी क्योंकि बैसाखी का मेला था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर फायर एट द इनोसेंट पीपल, जनरल डायर ने, वो लोग जो निहत्थे थे, जो आराम से बैठ के मेला एंजॉय कर रहे थे, जो सिर्फ बातें सुन रहे थे, उनके ऊपर गोलियां चलवा दी अंधाधुंध। जनरल डायर फायर एट द इनोसेंट पीपल हु गैदर्ड इन जलियांवाला बाग किलिंग हंड्रेड्स। बेटा ये तो सरकारी आंकड़े हैं जो 100 लोग कह रहे हैं, लेकिन असल के अंदर न जाने कितने ही लोग उसमें शहीद हुए थे, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ पीपल इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट वाज दैट द क्राउड टुक द स्ट्रीट एंड देयर वर स्ट्राइक्स। भाई लोग इतने गुस्से में आ गए कि भाई सड़कों पे उतर आए, स्ट्राइक करने लगे कि आपने निहत्थे लोगों को क्यों मारा, ठीक है, आपने ये काम करा ही क्यों। आप चाहते तो आप बोल कर भी उन लोगों को हटा सकते थे वहां से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, और सरकार के खिलाफ इतने गुस्सा मतलब इतना गुस्सा था उन लोगों के अंदर कि जैसे चोरी चोरा था उसको जला दिया गया, बिल्डिंग्स पे हमला किए गए, सरकारी जो ऑफिसर्स हैं उनको मारा गया, बहुत अपसर्ज हो गया था। मतलब ऐसा क्या कहता है, हैवक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी उस वक्त कि उसको संभालना मुश्किल हो गया। चल ये वाला क्वेश्चन आई थिंक आपको होपफुली क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। Who was अलूरी सीतारमण राजू? अलूरी सीतारमण राजू कौन थे? Explain his role in inspiring the rebels with गांधी जी, ठीक है। इंस्पायरिंग मतलब इंस्पायर किया था अलूरी सीतारमण राजू जी जो थे, ठीक है, ट्राइबल लीडर थे, ट्राइबल लीडर थे बेटा। कौन थे बेटा वो? इज अ ट्राइबल लीडर, इज अ ट्राइबल लीडर, इज अ ट्राइबल लीडर, ट्राइबल लीडर थे। उन्होंने गांधी जी के साथ ट्राइबल पीपल्स को जोड़ा। ट्राइबल पीपल्स के लिए क्या करा था, अंग्रेजों ने, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ये कहा कि आप लोग जो जंगल में रहते हो आप हमें टैक्स दो, मतलब आप, मतलब अंग्रेजों का मानना था हर एक व्यक्ति टैक्स दे, ठीक है, टैक्स दोगे आप, वहां पे लकड़ी काटने से वाले हमसे पूछोगे, मतलब आपके हम मालिक है, आप हमसे पूछ के काम करो, जो किसी को भी पसंद नहीं आया, ठीक है। इसी की वजह से हमारे पास बहुत सारे विद्रोह देखने को मिले थे, ठीक है। 1857 तक अगर आप देखेंगे, उसके बाद भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे जो आप कह सकते हो ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए, बहुत सारे ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए थे। इसके अंदर से जो अलूरी सीतारमण राजू जी थे, उनका इम्पैक्ट, या फिर आप कह सकते हो कि उनके बारे में, या फिर उन्होंने जो उनके लीडरशिप क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी और बहुत प्रभावी थी, जिसने इनको अमर बना दिया। चलिए अब जानते हैं कि वो क्या थे और उन्होंने क्या क्या काम किया था, उनका रोल क्या था। अलूरी सीतारमण राजू वॉज अ ट्राइबल लीडर, जैसे भी बात की थी, ट्राइबल लीडर थे। कहाँ के थे बेटा, ठीक है, ये थे गुड्डम हिल्स के, जो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ही स्टार्टेड अ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट, उन्होंने गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट की 1920 में। गुरिल्ला मूवमेंट क्या थी, जंगल में है, आए, मारा, फिर जंगल में भाग गए, ठीक है, जंगल के अंदर आप पकड़ नहीं पाओगे। गुरिल्ला मूवमेंट बहुत ही आप तो बहुत ही पुराना मूवमेंट है, ठीक है। गुरिल्ला वॉर पद्धति कहते हैं, गुरिल्ला वॉर पद्धति भी इसी का एक पार्ट है जो चंगेज खान ने भी अपनाई थी, ठीक है। चलिए, रोल ऑफ अलूरी सीतारमण राजू कि उन्होंने इंस्पायर कैसे किया रेबल्स को। राजू इंस्पायर द हिल पीपल वर एनरेज्ड बाय द ब्रिटिश पॉलिसी, वो गुस्से में थे, उनको गुस्सा था ब्रिटिश पॉलिसीज के ऊपर। व्हेन द गवर्नमेंट बिगेन फोर्सिंग देम टू कंट्रीब्यूट बैगर फॉर रोड बिल्डिंग, द हिल पीपल रिवोल्टेड कि भाई क्योंकि बैगर दो, ठीक है ना, टैक्स दो, रोड बना दो और भैया खाली करो इससे, ठीक है। द हिल पीपल रिवोल्टेड, और जो हिल के पीपल थे कि भैया आप हमारे रोड बनाओगे हमारे यहाँ पर आके, तो भैया हम कहाँ रहते हैं, हमारी जो बिल्डिंग्स है, जो हमारे पेड़ हैं, जो हमारा जंगल है, जहाँ पे हम रहते हैं, जो हमारा
परिवार है एक तरीके से, आप तो उसी को उजाड़ने के लिए आए हो और हमें ये पसंद नहीं है बेटा। राजू टॉक टू ग्रेटनेस ऑफ गांधी जी। राजू ने, जो अलूरी सीतारमन राजू जी थे, इन्होंने गांधी जी के बारे में बताया, उनकी ग्रेटनेस महानता के बारे में बताया, इंस्पायर किया गांधी जी के नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से। ही परस्यूडेड पीपल टू वेयर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग, ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई आप खादी पहने और पीना बंद कर दें, ठीक है। ही डिड नॉट बिलीव इन नॉन वायलेंस, ठीक है, ही थॉट दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स, ठीक है, एंड गिव अप ड्रिंकिंग। लेकिन वो क्या मानते थे कि भाई प्यार से कुछ नहीं होता, गुस्से से यानी लड़ाई के दम पे ही होता है, ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स, की फोर्स के अकॉर्डिंग ही आप यूज कर सकते हो, यानी जो आपकी स्वतंत्रता है वो मिल सकती है। मैंने आपको क्या बताया बेटा, बहुत ऐसे लोग थे जो नहीं मानते थे कि शांति से आजादी मिलेगी, वो कहते थे अंग्रेज लादों के भूत हैं और बातों से नहीं मानेंगे, ठीक है। उसी के अंदर से अलूरी सीतारामन राजू जी एक थे, बट वो इंस्पायर हो गए थे उनकी बातों से और उन्होंने लोगों को भी इंस्पायर किया था बेटा। चलिए अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डिड गांधी जी लॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च क्यों किया था, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों लॉन्च किया था, इसके रीजंस चाहिए, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस यानी प्यार से मना करना, सॉल्ट उसका सबसे बड़ा रीजन था, ठीक है। जो हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका ना, उसकी बात ना बनना था, बहुत सारे अलग अलग रीजन थे इसके लिए। चलिए जानते हैं इसके रीजंस क्या क्या रखे हमारे पास। महात्मा गांधी सेंट अ लेटर, उन्होंने वायसरॉय को लेटर सेंड किया था जैसे बताया था, इसके अंदर 21 सूत्रीय मांग थी, 11 डिमांड थी। सम ऑफ दीज वर द जनरल इंटरेस्ट, कुछ नॉर्मल बात थी, ठीक है, अदर वर स्पेसिफिक डिमांड, जो स्पेसिफिक डिमांड थी अलग अलग क्लासेस की, अलग अलग लोगों के बारे में। वायसरॉय इवन रिफ्यूज द डिमांड, उसने उन सबको मना कर दिया। दस ही डिसाइडेड टू लॉन्च द मूवमेंट, और उन्होंने कहा कि भाई आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम एक मूवमेंट लॉन्च कर देंगे, और ये जो मूवमेंट था वो इसके लिए लॉन्च हुआ था बेटा। दूसरा रीजन क्या था, वो सॉल्ट लॉ। क्या था बेटा, नमक कानून। जैसे मैंने आपको बताया सॉल्ट लॉ एक इंपॉर्टेंट कानून था, ठीक है, क्यों था, क्योंकि सॉल्ट पर भी टैक्स लगा दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। गांधी जी ने टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर सॉल्ट प्रोडक्शन, कि भैया सरकार ही बनाएगी अब सॉल्ट और कोई भी सॉल्ट नहीं बनाएगा, टैक्स भी हम लेंगे सॉल्ट पे। तो भाई ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि जो सॉल्ट है वो एक कॉमन चीज है जो हर एक घर में यूज होती है। गांधी जी ने सोचा सॉल्ट एक अच्छा माध्यम बन सकता है हिंदू और मुस्लिम को साथ में लाने का और सभी लोगों को एक साथ जोड़ने का। क्यों, सॉल्ट इज अ कॉमन थिंग इन ईच एंड एवरी हाउस होल्ड, हर घर में नमक इस्तेमाल होता था, इसलिए सबको हम जोड़ सकते हैं बेटा, ठीक है। दिस लॉ हैज टू बी रिमूव, ठीक है, मेजर्स टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसको खत्म करना था। दस ही ब्रोक द सॉल्ट लॉ, उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा, पानी उबाल के दांडी के अंदर नमक बनाकर, एंड अर्ज द पीपल टू रिफ्यूज कॉर्पोरेशन विद द ब्रिटिश, और उन्होंने कहा कि भैया ब्रिटिशर्स से आप कोई भी कॉर्पोरेशन नहीं करोगे, उनकी सारी चीजों को त्याग दो भैया, प्यार से आप उनको मना करते रहो। द सॉल्ट मार्च मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और जो सॉल्ट मार्च था वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का एक स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, हाउ डिड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्प्रेड इन सिटीज अक्रॉस द कंट्री, एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कैसे फैला पूरे देश के अंदर और इसके इफेक्ट्स क्या, अलग अलग समाज पर हमारे क्या क्या इफेक्ट्स पड़े, ठीक है। ये अलग अलग तरीके से फैला, मतलब कि भाई हमारे शहरों के अंदर अलग था, गांव के अंदर अलग था। शहरों के अंदर लोगों ने नौकरी छोड़ दी, खादी के वस्त्र पहनना छोड़ दिए, गांव के अंदर भी सेम इफेक्ट पड़ा, ठीक है, कि उन्होंने ब्रिटिशर्स लॉ को मानने से मना कर दिया। चलिए अब इसका परफेक्ट आंसर, मतलब ये जो चीजें मैंने बोली हैं इसको एक फ्रेम के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, चलिए वो जानते हैं। द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वो स्टार्टेड बाय द कांग्रेस पार्टी ने इसको स्टार्ट किया था इन 1921, ठीक है, 1921 के अराउंड। Initially, this movement started with the middle class participation से start हुआ. Later, this movement spread with thousands of students. ये कब हुआ, जब हजारों students, teachers, lawyer gave up their institution. उन्होंने चीजें मानने से मना कर दिया, इसको हम कहते हैं असहयोग आंदोलन। और इसकी सबसे बड़ी खास बात, आपने एक व्यक्ति या फिर एक बहुत बड़े हिंदी साहित्य के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी ने भी इसी टाइम गांधी जी से प्रभावित होकर अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। चलिए, gave up their institution and profession and joined the movement. उन सबने अपनी नौकरी छोड़ दी, स्टूडेंट ने स्कूल जाना छोड़ दिया,
टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया और सबने ये मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया था। दिस मूवमेंट बिगेन इन डिफरेंट सिटीज, ये अलग अलग शहरों में हुआ और इसका इकोनॉमिक इफेक्ट ऐसा पड़ा कि लोगों ने कपड़ों की होली जलाई और अंग्रेज पागल हो गए क्योंकि उनके पास कोई व्यक्ति नहीं था काम कराने के लिए। क्यों? जो मजदूर थे वो सारे इंडियंस थे। अब सारे इंडियंस ही आ गए हैं तो अंग्रेजों की जो इकोनॉमिक बैकबोन है, जो काम है, वो सब खत्म हो गए, कोलैप्स हो गया। As foreign goods and foreign clothes were boycotted, the import of foreign clothes halved between 1921 to 1922. क्या बोला मैंने? कपड़ों की होली जलाई। कपड़ों की होली जलाने का मतलब है कि आप कपड़े ही नहीं पहनेंगे, हमें फॉरेन क्लोथ्स पहनेंगे, हम खादी पहनेंगे। भाई इम्पैक्ट क्या हुआ? ब्रिटिशर्स परेशान हो गए क्योंकि डिमांड ही एकदम गिर गई। डिमांड जब गिर जाएगी तो मंगाओगे क्या, बेचोगे क्या बेटा? एंड इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 करोड़ टू 57, आधी वैल्यू रह गई। आधी वैल्यू नहीं, सीधा सीधा 50 करोड़ का नुकसान। उस टाइम 50 करोड़ कितने ज्यादा होंगे, मतलब आप सोच सकते हो महंगाई के दौर के अंदर। अब इम्पैक्ट ये हुआ इन लोगों के ऊपर ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ब्रिटिशर्स को लेकर कि भाई इसको जल्दी से जल्दी सही किया जाए, बट नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। Many places merchants and traders refused to trade in foreign goods or invest in foreign trade. बहुत से जो व्यापारी थे उन्होंने मना कर दिया कि हम बाहर की वस्तु यानी जो विदेशों से वस्तु आ रही है, जो ब्रिटिशर्स लेके आ रहे हैं, वो हम खरीदेंगे नहीं, ना ही बेचेंगे। आप अपने पास रखें, हमें कोई भी चीज नहीं खरीदनी, ना ही बेचनी बेटा। नेक्स्ट, as people discarded imported clothes and started to use Indian clothes, production of Indian textile mills and handlooms increased. जैसे ही लोगों ने हैंडलूम्स स्टार्ट किए, वो कपड़े पहनना स्टार्ट किए जो हाथों से बने थे, जो चरखे पे काते गए थे, तो जो हमारे जो किसान मंझले मजदूर थे, जो लेबर क्लास पीपल थे, उनको भी रोजगार मिलने लगा और वो भी आगे बढ़ने लगी, जिसकी वो डिमांड कर रहे थे। क्यों? इस टाइम तक बेटा नायलॉन आ चुका था, सिंथेटिक फाइबर आ चुके थे, ठीक है, मशीन्स आ चुकी थी। इन सब ने हमारे यहाँ के जो किसान थे या मजदूर थे, उन सब का काम स्लो कर दिया था और वो ही चीजें इनको खटक रही थी। और ये लोग जो थे, जो मजदूर थे, हमारे जो किसान थे, जो हैंडलूम्स वर्कर्स थे, ठीक है, जो वीवन वर्कर्स थे, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई थी रोजगार पाना या फिर 2 वक्त की रोटी भी जुटाना। क्योंकि जो मशीन्स की फैक्ट्रीज थी, जो मशीन्स थी बेटा, जो मशीन्स थी, उनका जो कपड़ा था वो सस्ता भी था, ठीक है, और अच्छा भी था। तो भाई इनसे कौन खरीदेगा? क्लियर? अब आता है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब देखो, दोनों हमने पढ़े, मूवमेंट पढ़े, सिविल डिसओबीडियंस पढ़ा, इसके अलावा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ा। इसके बीच डिफरेंस क्या था? इसके बीच डिफरेंस क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। तो चलिए दोनों का डिफरेंस समझना हम स्टार्ट करते हैं। चलिए डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर करके यहाँ पर। क्या नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ बेटा? 1921 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था। इससे पहले रॉलेट एक्ट हो चुका था, इससे भी पहले मार्शल लॉ लग चुका था। तो इन सब चीजों ने इंपैक्ट किया। गांधी जी से वादा खिलाफी की गई थी। वादा खिलाफी में बता देता हूँ क्या हुआ। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चली, जब आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, तो गांधी जी से कहा गया कि भाई आप जो इंडियंस हैं उनको ब्रिटिश फौज में भेजो, और जो व्यक्ति फौज में आएगा उसको हम नौकरी देंगे, पैसा देंगे, और जो शहीद हो जाएगा उसको हम बाद के अंदर पैसा भी देंगे और हेल्थ फैसिलिटीज देंगे उनके घर वालों को, सबको। तो गांधी जी ने कहा कि भाई आप जाओ, फौज में भर्ती हो जाओ, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। गांधी जी की बात कोई टाल नहीं सकता था। वो गए सारे आदमी इसके अंदर, और इसी वक्त उनको भर्ती करने वाले सार्जेंट की उपाधि दी गई थी कि गांधी जी ने भर्ती करवाई थी। बट अंग्रेजों ने जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई तो गांधी जी ने कहा कि इन सभी को वो दो जो आपने वादा किया था। वो कहते कौन सा वादा? हमने तो कोई वादा नहीं किया। गांधी जी बुरा मान गए। गांधी जी ने कहा ये नहीं चलेगा और ये ना चौल पे, ठीक है। तो ये सब कंडीशन थी 1921 के अंदर। चलिए, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था वो 1930 में लॉन्च हुआ था। दोनों का ईयर अलग है। इट वॉज स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। इसके अंदर सबसे पहले मिडिल क्लास लोग आए थे, उसके बाद आगे के लोग जुड़ते। इट वॉज फर्स्ट सपोर्टेड बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक जी.डी. बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। और ये इंडस्ट्रियलिस्ट ने इसका सपोर्ट किया था, किसने? जी.डी. बिरला ने, ठीक है, पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने। क्लियर? नेक्स्ट, खलीफा इशू था यहाँ पर। मुस्लिम कम्युनिटी पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ऑन अ लार्ज स्केल। मैंने बताया था खलीफा मूवमेंट यानी ऑटोमन अंपायर से, तुर्की अंपायर था, वहां पर खलीफा को हटा दिया गया था। उसी को रिस्टैब्लिश करने के लिए जो दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों ने मूवमेंट स्टार्ट किया था, खिलाफत मूवमेंट। और गांधी जी ने सोचा यही सही मौका है एक
आंदोलन चल ही रहा है उसके साथ, तो हम अपना भी आंदोलन जोड़ दे बेटा, ठीक है। और ये लार्ज स्केल पे फैला था, ठीक है। इसके अंदर क्या था, द ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड हिंदू महासभा प्रिवेंटेड द मुस्लिम्स टू पार्टिसिपेट इन डिसओबीडियंस मूवमेंट। जो हिंदू महासभा थी, ठीक है, प्रिवेंटेड द मुस्लिम टू पार्टिसिपेट, इसके अंदर हिंदू महासभा ने उनको भाग नहीं लेने दिया था, इनके अंदर रोक के रखा था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, ठीक है। इसमें दोनों थे, इसमें दोनों नहीं थे। नेक्स्ट, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज विथड्रॉन बाय गांधी ड्यू टू वायलेंट इंसिडेंट एट चोरी चौरा। चोरी चौरा का जैसे इंसिडेंट होता है, चोरी चौरा का जैसे इंसिडेंट होता है बेटा, इस आंदोलन को खत्म कर लिया जाता है, विड्रॉ कर लिया जाता है। लेकिन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज विथड्रॉन, ठीक है, इन 1931, इसको 1931 में विड्रॉ किया जाता है व्हेन गांधी जी साइन गांधी इरविन एक्ट। जैसे ही गांधी जी गांधी इरविन पैक्ट पर समझौता करते हैं, ये आंदोलन तभी के तभी खत्म हो जाता है। उसका जो सर्ज है, मतलब जो पीक था वो भी धीरे धीरे जाता रहता है, 1934 तक वो बिल्कुल ही एंड तक आ जाता है। लास्ट इन दिस मूवमेंट वुमेन डिड नॉट पार्टिसिपेट इन लार्ज स्केल। इसके अंदर औरतों ने बढ़ चढ़ कर भाग नहीं लिया था, लेकिन इसके अंदर वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था। फीचर्स ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसके अंदर महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, क्योंकि घरेलू चीज थी नमक, और नमक के लिए तो महिलाएं आनी ही आनी थी, क्योंकि गांधी जी ने इसको जन जन का आंदोलन बना दिया था। जन जन का आंदोलन का मतलब है हर घर के अंदर से एक एक व्यक्ति निकल के आ रहा था, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज थी जो सभी की जरूरत थी बेटा, ठीक है बेटा। तो हमारे पास दोनों मूवमेंट के डिफरेंशिएशन पता चल गए हमें। एक स्टार्ट होता है 1921 में, एक होता है 1930 के अंदर, ठीक है। एक के अंदर मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन होता है, इसके अंदर जेडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने किया था, ठीक है। ये खलीफा मूवमेंट को भी जोड़ा जाता है, इसके अंदर मुस्लिम्स नहीं आते। थर्ड है ये चोरा चोरी की हत्याकांड, या फिर जब चोरा चोरी का जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद इसको बंद किया जाता है, और ये गांधी इरविन पैक्ट के बाद बंद हो जाता है, जिसके अंदर कितनी मांगे थी, 11। कितनी थी बेटा, 11 मांगे थी। इसके अंदर वुमेन्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और इसके अंदर बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया गया। आई होप आपको ये सबसे जानदार, शानदार और धमाकेदार क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। इनका सॉल्यूशन पता लगा होगा और जाना होगा और समझा होगा और बड़े ही प्यार से किया होगा। तो चलिए क्लास, मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट सेशन में।